चलिए जी क्वेश्चंस पे आते हैं। कल यही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। साथ साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते रहें, पूछते रहें साथ साथ, ठीक है। स्टेटमेंट आपके सामने, जो स्टेटमेंट आपके सामने क्वेश्चन है, कोई खुद से ऐसे मैं वर्बली तो नहीं कह रहा, लेकिन जो आपके सामने क्वेश्चन है उसको आप देखते जाइएगा और उसके मेरे साथ डिस्कस जरूर करें। जहाँ स्टेटमेंट की समझ है सर ये तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। जैसे कल देखे उसने बहुत अच्छा पॉइंट निकाला, कहते सर आप 3% पे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ये भी एक क्लू है कि बाज़ औक़ात आप जितने कम परसेंटेज पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो डेफिनेटली उस पर कम वैल्यू इन्वेस्ट करते हो ना। परसेंटेज अगर कम है तो अमाउंट भी आप कम इन्वेस्ट करते हो, यस ये जनरल आपका, लेकिन मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है उस तरह उन्होंने सॉल्व किया तो हमने उस तरह फाइंड किया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्लियर कर लें, इसको साथ साथ देखते जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास जो दे रहे हैं यहाँ पे, वो कहता है कि इफ 80% ऑफ x इक्वल्स टू 4% ऑफ y। ये मैं आपके पास पेपर्स के क्वेश्चन आपके सामने कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें से पास पेपर्स के कुछ आपके पास दूसरे बुक से भी है। इफ 8% ऑफ x इक्वल टू 4% ऑफ y, तो पहली तो बात ये है कि आपको समझ आनी चाहिए कि 8% ऑफ x होता क्या है। 8% ऑफ x का मतलब यहाँ पर होगा जस्ट आपके पास 8% इंटू एक्स। 8% ऑफ x का मतलब ये है, मैं अगर कह दूँ 80% ऑफ 1100 मतलब क्या होगा, 80% मल्टीप्लाई बाई 1100। 4% ऑफ y का मतलब क्या होगा, 4% मीन 4100 इंटू वाई, यही होता है ना। उसने कहा अगर ये इक्वल है इसके तो फाइंड करें 20% ऑफ x। इसका मतलब क्या है कि ये जो आपके पास है इक्वलिटी साइन के साथ, यानी मीन कि ऐसे जो लिखा हुआ है न्यूमेरिकली जो ऐसे लिखा हुआ है, इसमें से मैंने x की इक्वेशन फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन में से मैंने x की इक्वेशन फाइंड करनी है। जब x की इक्वेशन आएगी तो उसका 20% आ सकता है ना। x की इक्वेशन आएगी तो 20% आएगा, इसको ज़हन में रख लें, ठीक है। क्लियर करें इस चीज़ को। 20% ऑफ x का मतलब क्या है, इसका मतलब है हमें x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू तब आ सकती है ना कि जब आपके पास x का इक्वेशन बना हो और ये इसमें x और y दोनों हैं। तो x इन टर्म्स ऑफ y को कैसे लिखा जा सकता है, मैं हम इसको सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करोगे तो क्या 8 और 100 का मतलब होता है 0.08, और 4 डिवाइड बाई 100 का मतलब होता है 0.04 इंटू वाई। मैंने अगर इसको x के टर्म में कन्वर्ट करना है तो कैसे होगा, 0.04 डिवाइडेड बाई 0.08 इंटू वाई। वाई राइट साइड पे रह गया क्योंकि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 0.04 डिवाइडेड बाई 0.08। 0.5 है सर, 0.5 1/2 1/2 या 0.5 y आ गया, ये आपका आंसर है। क्लियर, ये मीन ये वैल्यू है। अब उसने क्या कहा हुआ है, फाइंड आउट 20% ऑफ x। तो 20% ये तो x हुआ ना, तो 20% कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, देखिए 20% ऑफ x इज इक्वल टू, तो x का राइट साइड पे भी वैल्यू है ना, तो अगर यहाँ 20% अप्लाई करते तो 20% इधर भी अप्लाई होगा ना। अब इसको सॉल्व करें तो 20% का मतलब होता है ये। सर मुझे स्टेप समझ नहीं आया। जो लिखा हुआ है वो आप क्लियर कर रहे हैं, आपको क्लियर है लिखा हुआ जो 20% ऑफ x। जी ये जो लिखा हुआ है इसको क्लियर है, ये वाला ये जो स्टेटमेंट है। यस सर। हाँ x आ गया ना जी, x आ गया। अब मैंने 20% लेना है तो क्या क्या, क्या करूँगा, ऐसे हो जाएगा ना। तो ये तो बिल्कुल सेम ऐसे ही हो गया, ये जैसे लिखा हुआ है इसने, बिल्कुल ऐसे सेम हो गया ना आपके पास 20। लेकिन x का राइट साइड पे कोई इक्वेशन दी है, तो अगर 20% आप अप्लाई करते हो उसका मतलब है कि जो वैल्यू है इक्वेशन में हमेशा यस सर, वैल्यू, बोथ साइड हो। तो बोथ साइड आपके पास वही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20% इंटू 0.5 इंटू वाई, वेरिएबल को साइड पे किया तो 20% क्या आएगा दिस। अब इसको करें 0.2 इंटू 0.5 इंटू वाई, 0.1 आता है, यस 0.1 आता है सर। ये आपके पास वैल्यू है। ठीक है,
सर क्लियर है। फिर मैं कह रहा हूँ जो स्टेटमेंट है अगर सर- उसको आप फॉलो कर जी सर एक दफा स्टेटमेंट दोबारा समझा दीजिएगा और ये जो स्टेप आपने किया ना x इज इक्वल टू 0.04 और 0.08 सर ये थोड़ा सा बता दीजिएगा। अच्छा देखिए क्वेश्चन में जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ना वो बेसिकली आपके पास क्या है, वो कहता है 20% ऑफ एक्स चाहिए आपको, 20% ऑफ एक्स चाहिए। अब 20% ऑफ एक्स कब होगा कि जब हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स होगा ना, तब हम कर सकें जब डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स होगा। तो ये हमारे पास इक्वालिटी में देखें तो आपके पास ये देखें ये दोनों साइड पे आपके पास ये वैल्यू आ रही है इक्वालिटी में। अब कैसे हम x फाइंड करें, तो उसका मतलब हमें चाहिए x की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y। आपको याद होगा मैंने आपको एक क्वेश्चन हमने चैप्टर 2 में किया था, जैसे इस तरह मैं लिख देता हूँ +1 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं कह दूँ फाइंड इक्वेशन ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y, तो आप क्या करते हो, आपका वे ये होता है -y -1, फिर आपका वे ये होता है -y -1 डिवाइड बाई 2। हो गया ना, ऐसे होता है ऐसे होता ऐसे। है सर। और अब आपसे कह दे कि 20% आप x फाइंड कर ले, तो इसका मतलब x डिपेंडेंट होगा तो उसका हम लोग कुछ परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं ना, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, ये देखें 8 और 100 किया तो 80 हो गया, 0.8 हुआ। 4 और 100 किया तो 0.4 हुआ, 0.04 आपके पास आया। मुझे यहाँ x की वैल्यू चाहिए, तो ये देखें यहाँ चेक कर लें, आपके पास 0.08 इंटू एक्स है, तो 0.08 डिवाइड हुआ बोथ साइड्स। तो जब डिवाइड हुआ बोथ साइड्स तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x इज इक्वल टू 0.55, x इज इक्वल टू 0.55। आगे 20% अप्लाई किया, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन की, तो आपका आंसर जो आया वो कितना आया 0.1 इंटू वाई। अब क्लियर हो जाएगा। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 75% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75, the result is the number itself. The result is the number itself. Find the number. स्टेटमेंट फिर वही आ गई, स्टेटमेंट को ज़हन में रख लें। स्टेटमेंट क्लियर होगा तो क्वेश्चन के अंदर आपको कभी भी डिफिकल्टी नहीं आती, लेकिन स्टेटमेंट क्लियर है तो कैसे करेंगे इसे, बात वही आ जाती है कि इसको कैसे सॉल्व करें। जी नंबर क्या होगा, है ना, x हाँ x होगा, अननोन है तो हम x देखिए। सर इक्वेशन बनेगी 75% ऑफ x प्लस 75 इज इक्वल्स टू x। कर लेते हैं 5। सबसे पहले आप लेट करो, लेट द नंबर इज x। अब एक एक करके लेके चलते हैं। देखें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट में ले रहा हूँ, इफ 75% ऑफ द नंबर, तो मैं इसको आगे लिख रहा हूँ 75% ऑफ x, नंबर x है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 75 डिवाइड बाय 100 इंटू एक्स विच इज इक्वल टू 0.75 इंटू एक्स। ये वैल्यू आ गई, लिखा हुआ ना 75% ऑफ द नंबर, ये जैसे लिखा है उसको मैं ऐड करूँ, इज एडेड टू 75, तो हम लोग लिख लें एडेड टू 75। अब उसको कंटिन्यूस कर रहा हूँ मैं, तो अगर इसको हम ऐड कर ले 75 में या इसके साथ 75 ऐड कर लें, एडिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये हो गया। द रिजल्ट इज, रिजल्ट का मतलब क्या होता है, इक्वल। द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ। नंबर क्या है, x है, यहाँ मैंने लिख दिया x। अब इसको मुकम्मल लिखूं तो कैसे होगा 75 प्लस 0.75 x, ये बन गया पूरा 75% ऑफ द नंबर व्हेन एडेड टू द 75, ठीक है, द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ। फाइंड द नंबर, सिंपल। ये आपके पास ये हो गया, x के पास x को लेके जा रहे हैं, यहाँ से x कॉमन ले रहे हैं, 1 माइनस 0.75 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 0.25, यहाँ 75 है, 75 डिवाइड बाई 0.25, ठीक है, यानी बोथ साइड 0.25 डिवाइड कर रहे हैं, तो x इज इक्वल्स टू जी 75 डिवाइड बाई 300। 300 जी। किसी को प्रॉब्लम पूछ, नो सर। सर प्रॉब्लम थर्ड क्वेश्चन में हुई थी शॉपकीपर वाले में। अच्छा चले उस पे
आते हैं पहले 2 हो गए थे, आखिरी वाले में नहीं हुए। ठीक है, आते हैं। अब बस आप गौर से सुन लें कि शायद कोई नई चीज आपको मिल जाए, बस गौर से सुन लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। हाँ, अशोक की पर सर आप लोग पढ़ लें तो फिर मैं उसको जो है ना रीड कर लेता हूँ। हाँ जी, हाँ लिखा है शॉपकीपर बाय अ मोबाइल फॉर ₹225 एंड हिज एक्सपेंसेस इज 15। अच्छा आप देख लें, टोटल कॉस्ट को डिस्कस करें, टोटल कॉस्ट को। अच्छा अब सपोज कर लेते हैं हम लोग कोई पर्टिकुलर आप जाते हैं एज ए शॉपकीपर, क्योंकि आपने प्रॉफिट को भी देखना होता है अपने एज ए शॉपकीपर। सपोज कर ले आप इस्लामाबाद से जाते हैं दुबई प्लाजा, ठीक है। आप सपोज कर ले आपने एक्सपेंडिचर्स किए, आपने जो है ना अपने लिए कार हायर की, करीम हायर किया और आपने तकरीबन 200 रुपीज़ उसको दे दिए और आपने वहाँ से परचेज़ की, एक मोबाइल किया परचेज, जैसे इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। आपने एक मोबाइल परचेज किया और उसकी प्राइस है 225 सपोज, हो गया। और आपने 200 जो है उसके ऊपर एक्सपेंडिचर मीन किराए का, दोनों साइडों चल लेते हैं, दोनों साइडों का किराया जो फेयर आपको पड़ गया वो आपके पास 200 पड़ा। लेट से आपने जो है ना वहाँ पर एक जूस भी पी लिया, चले लेट से उसको 100 कर लें, इसका 300 रुपीज़ जो है राउंड अबाउट आपको एक्सपेंडिचर्स पड़े उस मोबाइल को घर तक लाने के। सिमिलरली ऐसे कर लेते हैं कि आप सपोज कर ले आप अपने हाउस होल्ड के लिए, अपने जो है ना घर के लिए, फैमिली के लिए एक रेफ्रिजरेटर या कोई स्प्लिट एसी परचेज करने जाते हैं सदर। अब सदर जाके आप वहाँ से परचेज करते हैं एसी को परचेज करके उसको लोड करवाते हैं किसी गाड़ी पे और वही गाड़ी आपके घर पे आती है और उसको अनलोड कर लेती है। फिर आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हो, वो आपको इंस्टॉल करके दे देता है। अब आपने जब लोडिंग अनलोडिंग के लिए दिए तो उसने 1000 रुपये आपसे लिया, 1000 रुपया लिया आपसे, इलेक्ट्रिशियन ने आपसे 500 रुपया ले लिया। आपका अब जो पूरा एयर कंडीशन है वो क्या हुआ, वो वर्किंग कंडीशन में आ गया और आप लोग बैठ गए और आप इंजॉय कर रहे हैं। अब आपसे अगर मैं पूछूं या कोई पूछे कि बताएं कितने का खरीदा, तो आप सबसे पहले ये बात करेंगे कि 40,000 का हमने परचेज किया। अब मुझे जो है ना वो क्या कहते हैं उसे 41,500 में पड़ गया। क्या ये बात ट्रू है कि मैं 41,500 कहूँगा या 40,000? अगर मैं टोटल कॉस्ट की बात करूँ तो टोटल कॉस्ट मेरी क्या होगी, 40,000 होगा कि 41,500? 41,500 सर। तो ज़हन में रख लिया, इसको टोटल कॉस्ट है, इसको टोटल कॉस्ट कहते हैं, याद रखिए हमेशा। अब अगर आप सपोज करें आप इसको सेल करना चाहते हैं, फॉरेन को सेल करना चाह रहे हैं, तो क्या 40,000 पे करेंगे कि डेफिनेटली या 41,500 से अबव जो है ना प्राइस लेने की कोशिश करेंगे? तो सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है जी, सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है। सर यहाँ एक्सपेंसेस पर को सर ऐड कर लेंगे, टोटल कॉस्ट बन जाएगी। हाँ जी, यहाँ पर हुआ क्या है, जो बाय है बॉट प्राइस है, तो मैं इसको अलग कर रहा हूँ। आप देखें बाइंग कॉस्ट है या नाम लिख रहा हूँ, इसको परचेस भी कहते हैं, परचेस को हम बाय कॉस्ट भी कहते हैं और इसको हम लोग जो नाम देते हैं इसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू, अब 225 तो इसकी बेसिक है ना और 15 रुपये खर्चा भी हो गया उसमें, तो ये आपको पड़ गया 240 का। अब आपकी जो कॉस्ट है ना, जो परचेस कॉस्ट टोटल आपके पास, परचेस तो आपके पास 225 ही है, लेकिन जो टोटल कॉस्ट प्राइस आपके पास बन गई कितनी बनी, 240। तो ये जो 15 दिया हुआ है ना, तो ऐसे नहीं है कि हमने इसका क्या करना है, ये इसके अंदर ऐड हो गया, अब उसकी टोटल कॉस्ट होगी। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू ऑफ द मोबाइल इज 240 नॉट 225। ही सेल्स द मोबाइल, जो सेल्स प्राइस आपके पास आ गई, दुकानदार ने उसको दुकान पे सेल किया और 300 का किया, हमें गेन हुआ लॉस? सर हमें गेन हुआ है। गेन हुआ है सर। गेन हुआ है 60 रुपए। ये हो गया, वैल्यू आपके पास कितने आए, 60। अब सेम वही जो कल क्वेश्चन किया था, उसने क्या कहा है, फाइंड आउट द परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस, ये लिखा हुआ है ना, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस।
गेन को हम प्रॉफिट कहते हैं ना, ये इसको प्रॉफिट भी कहा जाता यस है, सर। क्योंकि फार्मूला क्या है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट हुआ ना। रेवेन्यू क्या है, सेल्स है, कॉस्ट क्या है, सीपी है, माइनस किया तो आपका 60 आ गया। अब मैंने गेन परसेंटेज गेन फाइंड करना है, गेन तो आ गया ना, लेकिन इसकी परसेंटेज फाइंड किया, तो याद करें कल वाला फॉर्म, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस डिवाइड बाय प्रीवियस, तो सेम वही कर रहा हूँ, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, नेक्स्ट क्या था 300 माइनस 240 डिवाइडेड बाय प्रीवियस 240 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 240 मल्टीप्लाई बाय 100, और हमेशा कॉस्ट प्राइस से डिवाइड होती है, कितनी वैल्यू आ गई 25%। 25 सर। 35% आपके पास गेन हुआ। सर मैं प्रॉफिट वाले फर्म में रेवेन्यू और कॉस्ट वाले चक्कर में पड़ गया था। इसमें वैसे चक्कर में पड़ने, हाँ हाँ बोले, जी जी बोले। सर जो आंसर ये परसेंटेज में है कि क्यों है सर, ये आंसर परसेंटेज में ही आएगा? जी परसेंटेज से पूछा है ना जी, उसने पूछा हुआ, अगर एक क्वेश्चन होता है ना फाइंड आउट द प्रॉफिट, तो फिर तो 60 था, उसने कहा कि बताओ जो प्रॉफिट है या लॉस है, हमारे पास प्रॉफिट आया, उसकी परसेंटेज जी रिपीट कर दें। अच्छा, इसमें बेसिकली आपके पास क्या लिखा क्या हुआ, फाइंड आउट हिज परसेंटेज लिखा हुआ है ना, आपको याद हो कल हमने एम्प्लॉइज वाला क्वेश्चन दोबारा किया था, एम्प्लॉइज, तो मैंने आपको वहां मैंने डिस्कस किया था, अगर वो इंक्रीज की बात करता है तो आप नेक्स्ट वैल्यू से प्रीवियस वैल्यू माइनस कर दें, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा क्या, उसको हम इंक्रीज कहें। अगर वो बात करता है परसेंटेज इंक्रीज का, तो परसेंटेज इंक्रीज में डिनोमिनेटर भी होता है, न्यूमिनेटर भी होता है, मल्टीप्लाई बाय 100 भी होता है। तो अब यहाँ पर आपके पास गेन क्या लिखा हुआ है 60, जो 60 गेन या प्रॉफिट आपका 60 आ गया, वो बताएं कि वो आपसे ये पूछा कि 60 कितना परसेंटेज है, लेकिन किसका, कॉस्ट का, क्योंकि आपने जो बेस है आपके पास वो क्या होती है, वो कॉस्ट होती है, प्रॉफिट एंड लॉस में जो बेस होती है कॉस्ट होती है। अगर वो सेल्स कहते तो उनकी मर्जी है, लेकिन हमेशा बेस जो होती है वो कॉस्ट होती है। तो अगर आपने चैप्टर 1 जिसने रीड किया हो, उसमें आपने एक पढ़ा होगा मार्कअप नाम का कोई वर्ड पढ़ा होगा, एक आपने पढ़ा होगा मार्जिन पढ़ा होगा। अगर आपने रीड किया, नहीं रीड किया तो दोबारा से काइंडली कर लीजिएगा, और आपको बताता हूं कि बार बार कह रहा होता हूं कि आप रीडिंग करें। मार्कअप और मार्जिन आपने कहा लिखा होगा, इसका मतलब होता है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बेस्ड ऑन कॉस्ट, इसका मतलब होता है परसेंटेज प्रॉफिट बेस्ड ऑन सेल्स। और मार्जिन तब फाइंड करते हैं जब वो हमें पूछता है, याद रखिएगा, मार्जिन हम तब फाइंड करते हैं जब उसके लिए वो बाकायदा पूछता है, क्वेश्चन करता है। लेकिन अगर आपने परसेंटेज प्रॉफिट फाइंड करना हो ना, याद रखिएगा हमेशा आपके पास जो आते हैं, ये अब इसको हम लोग मार्कअप कहेंगे, ये 25% इज अ मार्कअप, नाम है मार्कअप। मार्कअप का मतलब क्या है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बेस्ड ऑन कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बेस्ड ऑन सेल्स। चैप्टर नंबर 1 में, चैप्टर नंबर 1 की थ्योरी में है, नहीं पढ़ा तो आप बहुत जो है ना वो क्या कहते हैं, बहुत अच्छा नहीं कर रहे, बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे, पढ़ना चाहिए। तो अगर आप मुझे कहते हैं कि सर एक एक पेज बता दें, एक एक पेज पढ़ा दें, तो मैं पढ़ाने से बिल्कुल साइड पे नहीं हूँ, याद रखिएगा। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम क्यों नहीं है कि दिसंबर में पेपर्स हैं, दिसंबर के मिड से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, तो हर चीज़ को आप अपने माइंड में रख लें। तो कुछ पार्ट आपकी तरफ से जो आपसे होता है तो मैं आपको दे रहा हूँ, जो आपसे नहीं हो रहा तो मुझे देने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको दोबारा रीड कर लें। अब इसके ऊपर भी क्वेश्चंस करने हैं हमने, मार्कअप पे और मार्जिन पे। यहाँ तो एक क्लू आ गया ना कि ये आपके पास आया, मार्कअप और मार्जिन पे हमने बात करनी, तो आपने जहन में रखना है, जहन में रखिएगा। कभी भी प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चंस आए, यानी सेल्स प्राइस और कॉस्ट प्राइस के क्वेश्चंस आ जाएं, और आपसे वो पूछता है परसेंटेज प्रॉफिट फाइंड करें, परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस को फाइंड करने के लिए आप सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करते हो। सबसे पहले क्या करोगे, सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कहोगे। तो सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस आप करते हो, तो अगर आंसर माइनस में आ जाता है तो लॉस हुआ, अगर आंसर पॉजिटिव में आ जाता है फार्मूले का, ये देखिए ये फार्मूला है ना आपके पास, कॉस्ट माइनस सेल्स, ये गिवन है, इनसे अगर आप माइनस करते हो और आंसर आपका पॉजिटिव आया, जैसे इस हमारे क्वेश्चन में पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव का मतलब क्या है, प्रॉफिट। अब आपसे बताएं कि ये प्रॉफिट कितना परसेंट है,
तो प्रॉफिट कितना परसेंट है, तो आपके माइंड में सर किसका, तो मैं कहूंगा हमेशा कॉस्ट का होता है, बेस हमेशा कॉस्ट होती है, कॉस्ट प्राइस इज द बेस। क्लियर। लेकिन अगर वो कह दे, आपसे कह दे कि बताएं प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ सेल फाइंड कर लें, तो फिर तो हमने बेस क्या रखनी है, हमेशा सेल्स ही रखनी होती है अगर वो पूछता है। लेकिन अज्यूम्ड हमेशा यही होता है कि आपने क्या करना है कि गेन डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 करनी होती है, किसके लिए, परसेंटेज गेन के लिए, परसेंटेज प्रॉफिट के लिए, याद रखें परसेंटेज प्रॉफिट। ठीक है सर ये मार्कअप और मार्जिन कौन से पेज पर है सर, कोई पेज नंबर बता दें, मैंने रीड नहीं किया। तो पेज में आ रहा है चैप्टर नंबर 1 में मार्कअप और मार्जिन आपका आ रहा है, ये पेज नंबर है 10 पे, देखिएगा पेज 10 पे नोट कर लें, पेज नंबर 10 है आपके पास, उसमें जरा चेक कर लें, लिखा हुआ उसमें मार्कअप मार्जिन। अब ये तो आई कैप ने क्लू दिया है ना, हमने बाकायदा क्वेश्चंस करने हैं इसमें। आई कैप में क्लू का मतलब क्या है, मेरे टॉपिक को तैयार रखो इसे, सही है। लेकिन मैंने आपको कॉस्ट अकाउंटिंग पे नहीं सर मार्कअप और मार्जिन में एक बार फिर डिफरेंस आता है क्वेश्चन में, मैं पता कैसे चलेगा कि ये यहाँ पे मार्कअप या मार्जिन फाइंड करना है? कहेगा ना, वो कहेगा आपसे, करेगा मार्कअप या मार्जिन, बाकायदा कहेगा मार्कअप या मार्जिन या क्लू दीजिए। जी मैंने भी आपसे बात की, अगर आप गौर से सुन लें, मैंने आपको कहा कि जब आपके पास क्वेश्चन पेपर में आता है ना कि वो कह देता है कि मार्जिन, ये तो क्वेश्चन अलग से आते हैं ना, आपसे कह देगा कि जी मार्कअप फाइंड करें। मैंने अभी इस पे क्वेश्चंस तो नहीं किए ना, मैं एक टॉपिक आ गया तो मैंने आपको बता दिया कि आपने इसको रीड करना था, सही है, ठीक है सर, ये आपके पास आ गए। आपने मार्कअप को और मार्जिन को, ये मैंने डेफिनेशन बता दी, ये होते हैं, ये कैसे कैलकुलेट होते हैं, कैसे इसके ऊपर क्वेश्चंस लाऊंगा, तो आपके सामने होंगे, फार्मूला भी पुट करोगे क्वेश्चन। ये क्यों कर रहा हूँ मैं, इसी वजह से। देखें अगर आपके पास प्रॉफिट वाला जो हम हमारा टॉपिक है उस पर हम रह रहे हैं, इस पे आप ना जाए कि ये तो हमने पढ़ा नहीं पढ़ा, उसको पढ़ लो, मैंने अभी इस पे क्वेश्चंस नहीं कराए। ये यहाँ से मुझे पता चला आप लोगों की कितनी रीडिंग है, इसका मतलब है बात नहीं मान रहे। अगर नहीं मानते तो याद रखिएगा, फेलियर्स जो है ना वो कहीं नहीं गए, फेल आपके सामने है, लेकिन पास को गेन करना होता है। फेल जो है वो फ्री में मिल रहा है, लेकिन उसके लिए कोई ना कोई कॉस्ट पे करनी पड़ती है सक्सेस के लिए, मीन के पास होने के लिए। तो मैं आपको नहीं कह रहा कि आप फेल हो रहे हैं, नहीं ये कह रहा, लेकिन अगर हम लोग नहीं मानते बात को, रीड नहीं करते, स्टडी नहीं करते, तो प्रॉब्लम है। तो आपको स्टडी करनी चाहिए। अब आपकी क्लास में देखिए मैं ये क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ, चैप्टर 1 भी हो गया, मुझसे किसी ने नहीं पूछा सर ये वाला टॉपिक, सिर्फ एक दो स्टूडेंट ने कहा था सर ये कंट्रीब्यूशन वाला आप छोड़ गए। मैंने आपको कहा कि मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन ला के नहीं, आपने कहा सर ठीक है उसको लॉक कर दिया, लेकिन ये बाकी जो चीज़ें आपके पास है किसी ने नहीं कहा, इसका मतलब सब ने पढ़ लिया, उसको अंडरस्टैंड भी हो गया। माइंड में रख लीजिएगा, जो भी आप रीड कर रहे हो उसको जहन में रख लें। अब देखें ये जो मार्कअप और मार्जिन है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा जो मैं आपके सामने लेके आऊँगा, जब चैप्टर नंबर 3 हम कर लेंगे उसके साथ में आपके सामने क्वेश्चन लेके आऊँगा, तो आपको बाकायदा तो फुल फ्लेज होगा। ये जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें आपसे मुझसे क्वेश्चन है कि सर 240 क्यों नहीं रख रहे, 300 क्यों नहीं रख रहे, जो क्वेश्चन आपका होना चाहिए मुझसे यहाँ पे, आप मुझसे पूछ सकते हो सर 240 क्यों रखते हैं डिनोमिनेटर में, परसेंटेज चेंज में या परसेंटेज प्रॉफिट में, आप सेल 300 क्यों नहीं रख रहे। तो मेरा आंसर ये था कि अगर वो स्पेसिफिकली पूछ ले कि फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, बेस्ड ऑन सेल्स, तो फिर तो आप यहाँ 360 डिवाइड बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 100 कर सकते हो। लेकिन अगर आपसे वो कुछ नहीं पूछता, जैसे इस क्वेश्चन में है फाइंड आउट परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस, तो हमेशा आप लोग कॉस्ट प्राइस को रखते कहां पे हो, डिनोमिनेटर में रखते हो, परसेंटेज को फाइंड करने के लिए। बात समझ आ जाएगी। हमेशा परसेंटेज को फाइंड करने के लिए प्रॉफिट और लॉस की शेप में बता रहा हूं आपको, प्रॉफिट एंड लॉस की उसमें केस के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस के केस के अंदर जब भी आप परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस फाइंड करेंगे, ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। अगर आपसे कहते हैं फाइंड आउट गेन, वो तो 60 आंसर हुआ ना, बस हमने क्वेश्चन आगे नहीं करना। लेकिन उसने क्या पूछा हमसे, फाइंड आउट परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट आया ना, तो प्रॉफिट का ये कितना परसेंटेज है, तो आप मुझसे कह सकते सर किसका कितना परसेंट है। अगर आपको फिर भी परसेंट की समझ नहीं है तो इसका मतलब आपने फिर भी चैप्टर नंबर 1 में परसेंटेज को नहीं पढ़ा। जैसे आपसे मैं कह दूं आपके 80% मार्क्स, आपसे मैं पूछ लूं कि आपके पास 800 आपके मार्क्स, तो आपके मैं आपको कह दूं आपके मार्क्स का 800 कितना परसेंट है, क्वेश्चन कर रहा हूं,
इसको ज़हन में रख लें। क्वेश्चन ऐसा कि 800 आपके मार्क्स हैं, वो आपके टोटल का कितना परसेंट है, ये आपके 800 कितना परसेंट है। तो आप क्या करते हो, जो मार्क्स हैं, यहां पर मार्क्स का मतलब क्या है, 60 है, आउट ऑफ करते हो ना, आउट ऑफ कितना है 1100, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो। आपकी बुक में देखिए फार्मूला लिखा होगा उसने, पार्ट ओवर होल इज इक्वल्स टू परसेंटेज ओवर 100। ये परसेंटेज के लिए उन्होंने फार्मूला लिखा हुआ है आपकी बुक में, ये आपके पास है, परसेंट डिवाइड बाय 100। नहीं तो दोबारा से चैप्टर नंबर 1 में इसको पढ़ लीजिए, जो मैं कर रहा हूँ, ये देखिए, ये आपके सामने मैं कर रहा हूँ, लिखा है उसने, पार्ट ओवर होल परसेंट ओवर 100, ये फार्मूला हम यूज करें। फिर आगे उसने एग्जाम्पल भी दी हुई है, पार्ट होल का मतलब क्या है, परसेंट का मतलब क्या है, 100 का मतलब बताया हुआ उसने। तो आपसे मैंने क्वेश्चन किया, ये देखिए, ये क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे कि 800 है, आपसे मैं पूछता हूँ, आपसे मैं कभी इंक्वायर कर लेता हूँ कि 800 मार्क्स है, आपसे मैं कहता हूँ कितने मार्क्स हैं, तो आप मुझे, कोई कहता है सर मेरे 80% है, कहते हैं ना, तो मैं आपसे क्वेश्चन अगर कर लूँ, यार 80% कितने होते हैं, तो आप क्या करते हो, टोटल का 80% लेते हो, ऐसे ही होता है ना, टोटल का 80% लेते हो तो आपके पास आ जाते हैं परसेंटेज मार्क्स। फिर मैं आपसे कह देता हूँ, आप मुझे कहते हैं सर मेरे 800 आए, मैं कहता हूँ यार 800 कितना परसेंट बनता है, तो आप क्या करते हो, 800 डिवाइडेड बाय बेस, ये है ना, डिवाइड बाय बेस। मैं कोई नया तरीका नहीं बता रहा, वही है जो आप कर रहे हो, लेकिन सिर्फ जो स्टेटमेंट है वो डिफरेंट हो रही है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन है। तो स्टेटमेंट नया सुन के कंफ्यूज होने गलत बात है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे मैं कहता हूँ 800 आपके कितने परसेंट है, तो आप क्या कहोगे, 800 डिवाइड बाय बेस, बेस तो कोई होगी ना डिनोमिनेटर में, अगर डिनोमिनेटर नहीं होगा तो कैसे परसेंटेज फाइंड करोगे। तो 800 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर इज द टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ इस केस में क्या होगा, जब भी आपसे पूछेगा कि परसेंटेज प्रॉफिट फाइंड करो, परसेंटेज की बात करेगा, तो आप क्या करोगे, जो गेन है, जो कि हमारे केस में गेन है या लॉस है, तो डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस करोगे, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको अपने माइंड में लॉक कर लें कि जब भी पेपर में क्वेश्चन देगा, ठीक है, और आपसे वो क्या पूछता है, आपसे वो ये पूछे कि फाइंड आउट परसेंटेज गेन या फाइंड आउट परसेंटेज प्रॉफिट, तो पहली बात तो ये कि आपने सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करके फाइंड करना है कि गेन आ रहा है कि लॉस आ रहा है। हमारे केस में गेन आ रहा है। अब आपसे वो पूछ रहा है कि ये गेन कितना परसेंट है, मैंने आपसे पूछा कि 800 आपका कितना परसेंट है, तो ये इस केस के अंदर आप 800 और 1100 मल्टीप्लाई बाय 100 कह रहे हो, मैं इस केस के अंदर क्या करूंगा, 60 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन अगर वो पूछता है आपसे कि जो गेन है बताएं वो आपके सेल्स का कितना परसेंट है, तो फिर आप 60 डिवाइड बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, 300 मल्टीप्लाई 100 करेंगे। लेकिन इस केस में आपसे कुछ भी नहीं पूछा उसने, ये आप अपने वहां नोट कर सकते हो। तो जब भी आपसे परसेंटेज गेन और लॉस की बात करेंगे, ना उसने सेल्स का कहा हो, ना उसने परसेंटेज जो है कॉस्ट का कहा हो, तो हमेशा हम गेन और लॉस को हमेशा कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करते हैं, बेस में मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, तो आपके पास 25% आ जाता है जी। सर 300 हम कब लगाते हैं, वो जरा कब लगाते हैं, जब वो हमें स्पेसिफिकली, हाँ स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड हो, स्पेसिफिकली पूछ ले तो। स्पेसिफिकली क्या पूछे सर, वो स्पेसिफिकली पूछेगा कि फाइंड आउट परसेंटेज प्रॉफिट बेस्ड ऑन सेल्स। सर वो ऐसे पूछ सकते हैं परसेंटेज ऑफ लॉस बेस्ड ऑन सेल्स। अगर ये लॉस होता डिवाइडेड बाय, आपने कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 करना था। लेकिन अगर आपके पास क्या होता, वो पूछता कि सेल्स के थ्रू आपने कितना लॉस लिया, तो डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें। ठीक है, चलो आगे, इधर ही रहना। चले सर, चलिए आगे। देखें, जो टॉपिक सोल्यूशन में आ जाता है ना, तो फिर उसकी जो आपका एक्सप्लेनेशन वगैरह वो सारे इजी हो जाता है। लेकिन जो कुछ अननोन होता है ना, वो डिफिकल्ट होता है। जो नोन हो जाता है वो डिफिकल्ट नहीं होता, उसका सोल्यूशन आता है।
इसको जहन में रख लीजिएगा। जो कुछ अननोन हो, जैसे आपके लिए अननोन था ना मार्जिन और ये, अब आपके जहन जो है ना उसकी तरफ भागना शुरू कर देंगे, वो ये किड़ी चीज़ होती है ना मार्जिन, किड़ी चीज़ है वो कदू मार्जिन आप ऐसी कैलकुलेट करते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये कौन सा जो है ना माइंड में लेके आती थी, यही है कि जब आप रीड करते हो तो नंबर ऑफ टॉपिक आपके सामने आते हैं और हम लोग कोर्स पढ़ रहे हैं, तो याद रखो जो बुक में नॉलेज आ जाता है वो डिफाइंड हो जाता है, जो बुक में नहीं है उसको रिसर्च कहते हैं, वो मुश्किल होता है। लेकिन जो गेन हो जाता है ना, बीत के गेन वो वाला नहीं जो हमने फाइंड किया, लेकिन जो नॉलेज डिफाइंड हो जाता है तो उसको सिर्फ पढ़ना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है और क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक हो गया, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है। 3/5 ऑफ द नंबर, वो जो मार्जिन और मार्कअप है उस पर अभी सोचना बंद करें, वो आप रीड करेंगे उस पर क्वेश्चन आ जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी जो हमारा रिसेंट चल रहा है उसको आप जहन में रख लीजिए कि हम किस किस तरीके से करते हैं। हाँ, 3/5 ऑफ द नंबर इज 40 मोर देन 40% ऑफ द सेम। 3/5 of the number is 40 more than 40% of the same number. Find the number. अब मैं इसको कट डाउन कर रहा हूं, ठीक है? आप इसको गौर से पढ़ रहे, देख रहे हैं, पढ़ लें, रीड कर लें। मैं जैसे कर रहा हूं, देखिए मैं उसके एक एक स्टेप को ले आ रहा हूं। तो लेट करता हूं मैं, इसमें जो नंबर आपके पास है बेसिकली वो x है, अननोन है, उसको फाइंड करने जाना है। अब पहली स्टेटमेंट है 3/5 ऑफ द नंबर, तो 3/5 का मतलब 3/5 होता है ना ऑफ द नंबर। हो गया 3/5 ऑफ द नंबर, पहली स्टेटमेंट 3/5 ऑफ द नंबर। 40 मोर का मतलब क्या होगा? 40 ऐड हो गया। 40 ऐड। अच्छा, ओ मोर का मतलब क्या होता है? जी सर क्या पूछा आपने? ओ मोर का क्या मतलब होता है? ओ मोर का नाम सुना है कभी? सुना सर। आइसक्रीम है सर। यस सर। उसका स्लोगन क्या है कि आओ बार बार खाओ, ऐसे ही है ना? तो और का मतलब का ऐड करना, तो वो भी आपने उन्होंने एक स्लोगन उठा लिया कि यहाँ से ओ मोर कर ले। तो यहाँ पर आपके पास क्या है 40% मोर का मतलब क्या है? +40, बस इसको ज़हन में रख ले। ऐसे ही कल हमने हायर पढ़ा था, उसका मतलब भी प्लस होता है, यहाँ मोर का मतलब है 40+, ऐसे ही है। उसने लिखा हुआ है कि 40 मोर देन 40% ऑफ द सेम। मैं इसको अब ज्वाइन कर रहा हूँ, तो मैं अगर 40% ऑफ द नंबर कर लूँ तो उसका आंसर क्या आएगा मेरे पास? 40% ऑफ द नंबर इज इक्वल टू 40% इंटू एक्स विच इज इक्वल टू 0.4 ना। ये अब 40 मोर कर लूं तो 40 मोर का मतलब क्या होगा? 0.4x + 40 बन गया। ये जो लिखा हुआ इसमें, यहां पर एक वर्ड है जिस पर स्ट्रेस है जो कि इज है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इक्वल्स टू क्या क्या? 3/5 ऑफ द नंबर is 40 more than 40% of the number. Find the number. ठीक है, क्लियर हो जाएगा? 3/5 of the number is 40. सर ये 40 कहाँ से है सर, समझ नहीं। यस सर। अब क्लियर हो जाएगा ना? कहीं पे देखिए आए, मैं दोबारा से सर 40 कहाँ से है? जी सर 40 की समझ नहीं, सर 40 कैसे है? ये लिखा हुआ है ना 40% ऑफ द सेम नंबर, लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन सामने है ना आपके। 40% ऑफ द सेम नंबर। यस सर। हाँ, तो 40% ऑफ द सेम नंबर सेम क्या है? x है, तो 40% ऑफ x क्या होगा? 0.4x। सही? यस सर। चले, अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लें तो क्या आ जाएगा? x की तरफ x को लेके आ रहे हैं और 40 को एज इट इज रख रहे हैं। इसको जरा मुझे माइनस करके कोई बता दें कि डेसिमल में क्या आंसर आता है? 3/5 माइनस 0.2। 0.2 चले, x की वैल्यू कितनी आएगी? 200। जी, कोई क्वेश्चन हो पूछते हैं, जिस स्टेप से समझ आ रहा है मैं कर दूं दोबारा।
सर एक क्वेश्चन है सर, अगर ये 3/5x के साथ अगर हम 40 प्लस कर देते तो वो इक्वल टू 0.4x नहीं सर हो जाता स्टेटमेंट के अगर लिहाज से देखा जाए? नहीं, उसमें लिखा हुआ है, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, इसमें यहाँ पर उसने लिखा हुआ ये एक इज लिखा हुआ है, ये देखें, मैं अगर इसको यहाँ से हटा देता हूँ तो 3/5 ऑफ द नंबर 40 मोर देन 40% ऑफ द सेम नंबर, तो फिर भी आपके पास वो बिल्कुल नहीं बन सकता। उसने अगर लिखा हो 3/5 ऑफ द नंबर व्हेन 40 मोर देन 3/5 ऑफ द नंबर इज 40% ऑफ द सेम नंबर, तो जो आपने कहा वो स्टेटमेंट ऐसी बनती, 40 मोर देन 3/5 ऑफ द नंबर, तो इसका मतलब 3/5 ऑफ द नंबर में 40 ऐड कर ले तो वो 40% ऑफ द नंबर की इक्वल है। अगर मैं स्टेटमेंट को पढ़ूं तो लिखा हुआ है 3/5 ऑफ द नंबर, स्ट्रेस आ गया, खत्म, ये साइड पे चला गया, इज 40 मोर देन 40% ऑफ द सेम। यानी इसका मतलब अगर मैं इसको कट डाउन करूं, इसका मतलब ये है कि 3/5 ऑफ द नंबर जो है वो इक्वल है आपके पास 40% ऑफ द नंबर के। मैं इस 40 मोर को साइड पे कर लेता हूँ, इसमें बात ही नहीं करता, आप सिर्फ ये कह देते हैं 3/5 ऑफ द नंबर इज 40% ऑफ द सेम नंबर। क्या ये स्टेटमेंट क्लियर है, ये जो मैंने लिख दिया है? अगर मैं इसमें से इस को हटा देता हूँ, 40 मोर को हटा देता हूँ, ठीक है सर, अब सही आ रहा है ना? ये उसने कहा ये बेसिकली है इक्वल, लेकिन इसमें 40% ज्यादा है, ये 40 ज्यादा है इसमें, ये आपके पास ये टोटल वैल्यू बन जाएगी जो किया है सर। सर ये स्टेटमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, तो इसको समझना बहुत मुश्किल है। आप मुझे एक बात बताएं, आप जब एग्जाम के लिए तो अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड हो तो फिर एग्जाम तो नहीं हुआ ना? आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कब लगेगा? जब आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी, इसको ज़हन में रख लें, जब आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी। मुझे एक बात बताएं, आप लोगों ने एफएससी क्लियर की होती है माशाल्लाह, इतने अच्छे मार्क्स लिए होते हैं, इतने मार्क्स लिए होते हैं कि वो अगर आप उसके नीचे आ जाएं तो डेफिनेटली बेहोश हो जाएं, यानी 92% कम मार्क्स नहीं होते। एग्जाम्पल अगर उसको हम लोग वेट दे दें, मैं ये कह रहा हूँ, तो 90% ऑफ द वेट ये आसान नहीं होता। तो अब आप खुद अंदाजा लगाए, जब एनटीएस के नॉर्मल से टेस्ट में हम बैठते हैं तो बहुत मुश्किल वाला काम होता है, पसीने छूट रहे होते हैं। क्या मसला है? मसला ये है कि जो हमारा सिस्टम है, जो हम पढ़ते हैं और एग्जाम देते हैं वो कुछ और है, और टेस्टिंग का सिस्टम कुछ और होता है। आई कैप ने क्या कर दिया, दोनों को इकट्ठा कर दिया। ठीक है, जहन में रखें, इन दोनों को इकट्ठा कर लिया कि पढ़ोगे आप वैसे ही जो मेरा सिस्टम है, अब प्रॉब्लम आ जाती है इसके अंदर, तो हमने उसको फॉलो अप करना है। जब आपकी प्रैक्टिस में चीजें आ जाएंगी ना और नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आप पढ़ोगे तो फिर वो नहीं होता माइंड के अंदर। लेकिन फिर भी अगर माइंड में ये होगा यार कैसे पहचानेंगे इसे, तो इसका कोई हल नहीं है। अब वो हिसाब हुआ कि अगर आप बताया जाता है, क्योंकि आप जिस लेवल पे होते हो इंटरमीडिएट में बताया जाता है, अगर मिस्टर चिप्स आ गया ना तो लिख दो करेक्टर, यार करीब करीब हो जाएगा, पास कर देंगे। आई कैप के अंदर करीब करीब नहीं, जो मर्जी कर ले, लेकिन स्टेटमेंट से आप थोड़ा सा अपोज जाते हो, आपको मार्क्स कोई नहीं दिया जाता। इसको ज़हन में रख लें। अभी तो हम लोग कर रहे हैं मैनुअल पेपर की बात करो, जैसे उसमें लिखा होता है ना गुड बाय मिस्टर चिप्स, शायद है या नहीं है, लेकिन हमने पढ़ा था उसे। तो अगर गुड बाय मिस्टर चिप्स आपके पास आए तो अक्सर में टीचर कहते थे, वो टीचर इसलिए नहीं कहते, वो आपकी कंफ्यूज ना हो तो तब कहते थे। अगर वो कहते नहीं ऐसा नहीं ऐसे, तो अगले दिन पेरेंट्स आए होते, सर आप क्या करें, बच्चा इतना स्ट्रेस ले रहा है, कि हम यहाँ पर स्ट्रेस देते हैं आपको, तब आपके रिजल्ट्स आते हैं। ये प्रोफेशनल स्टडीज है, इसको ज़हन में रख लें। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आपकी होगी, जितने क्वेश्चंस होंगे ना, स्टेटमेंट आपको क्लियर। लेकिन वो कोई अगर स्टेटमेंट को रट लेता है और उससे अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट आ गई तो उससे क्वेश्चन नहीं होना। जो क्वेश्चन को समझ के कर रहा होता है रटेगा वो जो फार्मूला होता है, लेकिन स्टेटमेंट को रट नहीं जाता। तो अगर स्टेटमेंट को आप अंडरस्टैंड कर ले तो तब समझ आएगी। जितनी ज्यादा स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो उतने ज्यादा रट्टा आएगा, तो क्वेश्चन और कहाँ से आएगा, उसी में से आएगा ना, उसी तरह का आएगा। तो ये आपके ऊपर है, या तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, या जैसे हम लोग रट्टे वगैरह वाला सिस्टम करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो यूज नहीं होता। इसको ज़हन में रखिए, आपका कॉन्सेप्ट है जो आपको लेके चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास आ रहा है। हाँ, a number on subtracting 15 from it reduced to its 80%. पहली स्टेटमेंट लिखी हुई है, a number on subtracting 15 from it, a number subtracting 15 from it। अब नंबर यहां पर ले रहे हैं, सपोज नंबर इज x, नंबर आपके पास है, वो आपके पास x है, लेट द नंबर, लेट को हम साइड पे करो, नंबर इज x, subtracting 15 from it, x minus 15 सर। x minus 15 हुआ। आगे क्या लिखा हुआ है, रिड्यूस टू, यानी मीन इक्वल्स टू, रिड्यूस टू 80% ऑफ द नंबर। तो
80% ऑफ द नंबर क्या होगा? हो गया। अब इन स्टेटमेंट को मिला देता हूं, पूरा पढ़ता हूं। अ नंबर सब्ट्रैक्टिंग 15 फ्रॉम 8 रिड्यूस टू, रिड्यूस जब होता है ना माइनस होने के बाद जो आंसर आता है उसको हम रिड्यूस टू कहते हैं। तो वो क्या बन जाएगा? रिड्यूस टू 80% ऑफ द नंबर। ये पूरी जो स्टेटमेंट है वो ये बन गई। हो गया। उसने कहा बताएं जो नंबर आपके पास आएगा उसको 40% क्या होगा, लेकिन अभी नंबर तो नहीं आया ना, नंबर निकालेंगे, फाइंड करेंगे, उसका 40% आपका आंसर होगा। पहली स्टेटमेंट आपके पास ये है कि इफ अ नंबर व्हेन 15 subtracting 15 from x becomes 80% of x, if subtracting 15 from x यानी x minus 15 becomes reduced to का मतलब becomes 80% of the number, वो आपके पास ये आ गया 80% of the number जो x है। अब मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आपके पास ऐसे हो जाएगा 0.8x 15, तो यहाँ x कॉमन 1 minus 0.8 is equal to 15, और ये हो जाएगा 0.2x is equal to 15 और x is equals to 15 divided by 2। कितना आया सर? 75 सर। 75 आया। अब ये हमारा आंसर नहीं है, और याद रखिए आई कैप में ये भी आंसर होगा आपके ऑप्शंस में, लेकिन उसने आंसर क्या मांगा है? 40%। तो 75 को 30 आ रहा है। हाँ 75 को 40% कितना होगा जी? कितना आ रहा है? 30 सर। 30 सर। अब 30 भी आपके ऑप्शन में होगा, 75 भी आपके ऑप्शन में होगा, याद रखिएगा। लेकिन जो हमारे करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? 30। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 9 मैंने सिलेक्ट किया था वो आप लोगों के लिए इसी वजह से किया था कि ये बहुत पॉपुलर है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग मेडिकल साइंसेस के इंजीनियरिंग के टेस्ट देते रहते हो ना, और इस बात पे होता है यार अगर 12 नंबर और आ जाते ना, यार अगर 20 नंबर और बढ़ जाते ना, पता यार 5 नंबर से रह गया। आ रही नहीं समझ? वो जो हमारी जो है ना क्या कहते हैं उसे प्रॉब्लम्स होती हैं या जो भी हमारे माइंड में चल रहा होता है, मैंने उसी के ऊपर ले लिया और सेम उसी तरह लेके आ रहा हूँ। अब आप देखें, सपोज कल इसमें लिखा हुआ है कि एक टेस्ट है, स्टूडेंट ने क्वालिफाई करना है, यानी टेस्ट को क्लियर करने के लिए उसको 40% चाहिए मार्क्स, उसको 40% मार्क्स चाहिए, लेकिन उस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने 178 गेन कर लिए कि 22 नंबर से फेल हुआ। तो कोई मुझे बता सकते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स कितने थे? सर 200 थे। 5 कोई और कोई? टोटल 5 टोटल सर 178 नहीं मैं सर हाँ वो ठीक है, उस पे आते हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्वालिफाइंग मार्क्स कितने थे? सर 178 प्लस 222 मार्क्स, फेलिंग मार्क्स ये 200 हो जाएंगे फिर। ये तो पक्का है ना? यानी इसका मतलब वो उसने कहा कि एक पर्टिकुलर पर्सन को 40% मार्क्स गेन करने चाहिए उसको, लेकिन उसने 178 गेन कर लिए और 22 नंबर से रह गया। मैं आपको वही उस पर आ जाता हूँ। सपोज कल आपसे पूछ ले यार क्यों नाराज हो, क्यों जो है ना उदास खड़ा है, वो आपको कहते हैं यार बस जो है ना वो क्या कहते हैं 178 मार्क्स आ गए यार, 22 नंबर रह गए, सिर्फ 22 रह गए यार, होता है ना एक माइंड में। तो इसका मतलब वो अगर आपसे पूछ ले, अगर वो आपसे पूछ ले यार पास करने के लिए कितने थे यार, 178 ले लिए 22, ओहो यार तू 22 नंबर से रह गया। आ रही समझ? हमने इस तरह लेके आया। इसका मतलब जो क्वालिफाइंग मार्क्स थे, क्वालिफाइंग मार्क्स वो कितने थे? 200 थे। तो 40% ऑफ द टोटल इक्वल टू 200 कह सकता हूँ। इसको इस तरह ले जाएं। इसको ये जो आपके पास जो मैं स्टेटमेंट अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा ना, इसको सीख लें अच्छे तरीके से, अंडरस्टैंड कर लें, ये आता जाएगा। अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपकी। सपोज कर लें आप कर लेते हैं, आप कहते हैं कि मुझे आप बताते हैं कि सर मेरे 80% मार्क्स हैं और 80% मार्क्स जो मेरे पास है वो बेसिकली 800 है या 880 है, सपोज कर लेते हैं 80% मार्क्स जो है वो मेरे 880। सिनेरियो को जरा अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लें। आप मुझे बताते हैं कि सर मेरे 80% मार्क्स हैं जो कि इक्वल कितने हैं? 880। मैं आपसे पूछता हूँ कितना परसेंट है, आप कहते हैं सर 80%। मैं कहता हूँ आपने मार्क्स कितने गेन किए जी? 880। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूँ तो क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा बेसिकली मेरे मार्क्स ऐसे आए थे कि 80% मैंने टोटल का लिया और मेरे मार्क्स आ गए 880। ऐसे ही है ना? और मैं आपसे पूछ लूँ, यहाँ क्वेश्चन पूछ लूँ यार टोटल कितने थे, तो आप क्या करोगे? ये देखें
हमें पता है कि 80% ऑफ द टोटल हमने लिया तो हमारे पास 880 आ गए। 80% ऑफ द टोटल मार्क्स लिए हमने तो 880 आए। तो इसका मतलब टोटल मार्क्स कितने हुए? टोटल मार्क्स आपके पास बेसिकली इस तरीके से हो जाएंगे। तो अब 880 डिवाइडेड बाय 0.8 कितने मार्क्स आ गए टोटल? जी 1100। 1100। अब इसको यहाँ अप्लाई कर लो, यहाँ अप्लाई करें। एक 178 मार्क गेन हुए, 22 पे फेल हुआ, तो टोटल जो आपके पास 40% मार्क्स आ गए वो आपके पास कितने हैं? 200 आ गए। तो मैं अगर फार्मूला बना लूं, उसने क्या पूछा है बताएं मैक्सिमम मार्क्स का मतलब टोटल मार्क्स कितने हैं, तो मैं कैसे करूंगा? मैं कहूंगा 40% ऑफ द टोटल इक्वल टू 200 क्वालिफाइंग मार्क्स। ऐसे ही होता है ना, कैलकुलेशन ऐसी होती है ना। तो अगर आपके पास टोटल एक्स हो जाए और 200 आपने गेन किए, तो इसका मतलब हुआ 200 डिवाइडेड बाय 40%, तो 200 डिवाइडेड बाय 0.4, तो टोटल मार्क्स कितने थे? 500 सर। क्लियर हो गया? क्लियर है सर। सर स्टेटमेंट एक बार फिर जरा समझा फिर चलिए, उससे लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपने किसी स्टूडेंट ने 40% क्वालिफाई के लिए मार्क्स लेने थे। किसी स्टूडेंट ने अगर क्वालिफाई करना था टेस्ट को, यानी टेस्ट को पास करना, क्वालिफाई का मतलब टेस्ट पास करना, तो उसको चाहिए सिक्योर करने चाहिए, गेन करने चाहिए 40% ऑफ द मार्क्स। लेकिन उस स्टूडेंट ने 178 लिए और 22 नंबर से फेल हुआ, तो यहाँ से पता चल रहा है कि उसको 200, अगर 200 उसके मार्क्स आते तो वो पास हो जाता, क्वालिफाई कर लेता। और 200 बेसिकली किसकी इक्वल है? 40% की इक्वल है। लेकिन 40% कैसे 200 में चला गया? वो फार्मूला हमारे पास क्या था? वो फार्मूला ये था कि 40% ऑफ द टोटल हमने किया था, तो आपके पास आया था ना 200। 40% ऑफ द टोटल इक्वल टू 200, ऐसे ही है ना। इनसे हमें पता चला कि क्वालिफाइंग मार्क्स कितने, ये आ गया। अब टोटल कितने होगा? तो मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में पुट किया कि 40% ऑफ द टोटल इक्वल टू 200। इफ टोटल इज अननोन देन डिवाइडेड आपके पास बोथ साइड्स, आपके पास वैल्यू आ गई विच इज इक्वल टू 500। आपके सामने ये आपके मार्क्स वाला काम है। अगर आप इस फार्मूले को अपने जहन में एज ए रिमाइंडर अपने माइंड में रख लीजिएगा कि कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो मैं कैसे करूं, तो ये आपके लिए है, इसको आप चेक कर सकते हैं। जी कुछ क्लैरिटी हो जाएगी? यस सर, आ गया समझ, थैंक यू। सर थोड़ी सी कंफ्यूजन है, थोड़ी सी है बस। जी पूछें सर वो ज़रा दोबारा पेश वो कर लेंगे। सर 178 मार्क्स है ना उसने गेन किए थे, तो आपने उसमें पिछले जो आपने एग्जांपल में बताया था कि जैसे 80 मार्क्स गेन किया है ना, टोटल में से 80% मार्क्स गेन किए, यानी कि 880, तो टोटल मार्क्स कितने हैं? तो इसमें सर उसने वैसे मार्क्स गेन किए 178 है, तो 200 की बजाय 178 नहीं आएंगे? यार, बस तो ये 178 तो उसके आगे ना, 178 तो उसने क्या ये कहा है कि बताएं उसकी जो मार्क्स है उसने कितने गेन किए? उसने ये बात नहीं की ना, उसने कहा कि एक स्टूडेंट को 40% मार्क्स चाहिए गेन उसके लिए क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन उसने 178 मार्क्स लिए और 200 से फेल हुआ। इसका मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स कितने थे? उसको कितने लेने चाहिए थे? 200 सर। हाँ, और 200 किसकी इक्वल हो गया परसेंटेज में? 40% सर। 40% के। तो 40% कैसे निकला होगा? 40% इंटू टोटल इक्वल टू 200 लिखा हुआ ना। यस सर बिल्कुल। तो मैंने ठीक वो है सर, फार्मूला समझ आ गया। मैथमेटिकल फॉर्म पुट करके मैंने आंसर्स फाइंड किए। सही अब सर, आपसे समझ आ गया। अगर आपसे कोई अब कहे ना, आपसे अगर आप कहें कि आप किसी से पूछे थे बताएं आपकी सैलरी कितनी है, या जिस हिसाब से भी आपके पास आता है, तो उससे हमें पता चल जाता है, यही फार्मूला अप्लाई कर लेते, उसकी टोटल सैलरी भी फाइंड कर लेते हैं। बस सिर्फ परसेंटेज आए, टैक्स का भी पता चल जाएगा, आप कितना टैक्स पे करते हो, तो बता दें यार मेरे 200 कटते हैं, उसी टाइम हम कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं कि जी आपकी इतनी सैलरी है। आ रही ना समझ? तो ये होता है, वो फार्मूलाज हैं जिसको आप यूज करते हो और आपके सामने उसकी कैलकुलेशन वगैरह आती है। ठीक है, अब कल के लिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ एक और स्लाइड, जिसको आप अपने पास जो है ना अभी सेव करेंगे, उस पर आप प्रैक्टिस यानी भी ट्राई करेंगे। कल मैंने आपके साथ डिस्कस भी करना है और नए नए टॉपिक भी निकलने आ रहे हैं, और उससे अभी पता भी चल रहा है कि आप लोग कितने एक्साइटेड हैं कि हम लोग सीए कर रहे हैं, और एक्साइटमेंट की वजह से हमें नज़र नहीं आ रहा होता कि पेजेस पे कुछ लिखा भी हुआ है एंड सो ऑन।
तो आप जो है ना वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा इसमें, और आपके साथ एक स्लाइड मीन के एक पेज आपके साथ शेयर करता हूँ जो आप अभी उसकी पिक्चर लें, ठीक है, और फिर मैंने कल इंशाल्लाह उसकी डिस्कशन पे आना है आपके साथ। ये वो सारे पार्ट है जो आपके चैप्टर 1 के अंदर जो है वो सारे गिवन है, यानी ये नहीं गिवन जो मैंने लिखे हुए हैं, लेकिन आपके क्वेश्चन के अंदर जो आपके पार्ट उसमें आते हैं ये आपके सामने स्लाइड है, ये क्वेश्चंस है डिफरेंट, आप ट्राई कर सकते हैं। और मैंने अभी एक फार्मूला आपको बताया ना कि क्या उस कहते हैं 40% ऑफ द टोटल इज इक्वल्स टू 200, इस वाले फार्मूले को मैंने अपने माइंड में रखना है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से होंगे, और इसमें क्वेश्चन है भी इस तरह के। तो रेशियो प्रोपोर्शन सम ऑफ द रेशियो ये आपके साथ डिस्कस करना है कि अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो अगर प्रॉफिट नहीं है उसका शेयर है तो टोटल प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं, एंड सो ऑन, हमने यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। तो आप इसकी जो है ना पिक्चर ले लें, ये रेशियो प्रोपोर्शन वगैरह के क्वेश्चन इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, इसी तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, ठीक है। तो आपके साथ ही मैंने डिस्कस करनी है किस किस तरीके से सॉल्व होते हैं, आप इसको अच्छे तरीके कर लें। जब एक दफ़ा आप इस पर एफर्ट करेंगे ना हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे सॉल्व करते हैं, मैंने सॉल्व करने हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आप एक दफ़ा आपको पता चल जाए कि हाँ ये क्वेश्चन हमने कल डिस्कस करने, ट्राई तो कर लेंगे ना, बेशक आपको ना आए, मैं ये भी नहीं कह रहा मुझे सॉल्व करते हैं, मैंने सॉल्व करने, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे थोड़ी हेल्प, मुझे कानों में थोड़ी आवाज़ पड़ेगी, सर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, तो आइडियाज से जिसको अनक्लियर तो हो जाए। लेकिन कभी भी हाथ ना रोकिएगा कि बिल्कुल नहीं ये तो पता ही नहीं, तो हमने कभी पढ़ा नहीं होगा काफ़ी सारा कुछ, अभी कुछ भी नहीं पढ़ा, सीए के अंदर ये आप फर्स्ट टाइम पढ़ा ना, पहला स्टेज है, सीए के मिड में से आप तो नहीं कह सकते ना कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा ना, अभी आप स्टार्ट में हो, तो स्टार्ट में कुछ नहीं पढ़ा होता, तो जब कुछ नहीं पढ़ा इसी पे रह जाएंगे तो फिर तो हमसे सीए नहीं होगा, लेकिन सामना करेंगे, उसको करना शुरू कर देंगे तो फिर ये होता है, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह फिर इसी पे मीटिंग होगी हमारी, मैं वो आपकी अटेंडेंस ले लूँ। माशाल्लाह आज फिर कोई 5 से 7 लोग जो है ना गायब है, इसका मतलब है जो परमानेंट नहीं आ रहा तो उसका दिल नहीं कह रहा, चलो फिर बाद में देख लेते हैं, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह फिर इसी मीटिंग